हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure. Thank you so much, Chima sir, for having me. थैंक यू सर। तारड़ साहब, आज आप काफी देर पाकिस्तान में रह के गए हैं, बड़ी आपसे मुलाकातें भी रही और बड़ा मजे भी हमने किए यहाँ पे। आपको वंस अगेन आपके बेटे की शादी की बड़ी मुबारक हो। और बड़ा जबरदस्त फंक्शन भी है, सब कुछ बड़ी अच्छी एक जो है वो पाकिस्तान में एक्टिविटी हुई उस हवाले से। और जारी बात है, इस दौरान क्योंकि आप फैमिली लाइफ में मसरूफ थे, हम डिस्कस नहीं कर सके पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादातर। तारड़ साहब, पाकिस्तान में तो बड़ी तब्दीलियां आ गई, आप देख के गए हैं, डॉलर 210 रुपए का हो गया है। और फैटफ से अभी तक हम निकले नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि हम प्रॉपर आके देखेंगे, ऑन साइट विजिट करेंगे, तो तब जाके हम ये डिटरमिन करेंगे कि आप जो है वो काबिल हैं कि नहीं, कि आपको निकालना है कि ना। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी कि वो जल्द से जुलूस करेंगे। तो आप तारड़ साहब क्या देखते हैं इस सिचुएशन में, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? बल्कि सदर पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने बिल पास किए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो वापस भेज दिए और कह रहे हैं कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है, इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है, और इमरान खान साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयां अपनी तरफ मौजूद हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ये क्या डायरेक्शन बन रही है? और डॉलर जिस तरह मैंने आपको बताया 210 है, और बिजली भी जो है वो 8-8 10-10 घंटे जा रही है। तारड़ साहब, तो क्या आप आउटलुक देख रहे हैं इस वक्त? चीमा साहब, मैंने पाकिस्तान में जो तकरीबन 2.5 वीक्स जो गुजारे हैं, मैंने उसमें बिल्कुल शुमाली ही देखा है। उसमें मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी। कि मैं देखें, अगर मैं इस्लामाबाद वालों को चैलेंज करता हूँ कि मोटरवे पे जाने की बजाय जरा 1 मिनट जरा रवात की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करें तो आपको तारे नजर आ जाएंगे। और दूसरा, आपने खुद फरमाया है कि डॉलर रुक नहीं रहा। कभी आप किसी पाकिस्तानी ने गूगल करके ये कोशिश नहीं की कि देखा जाए कि बांग्लादेश की करेंसी वर्सेस डॉलर, इंडियन रुपया वर्सेस डॉलर, और इवन देन अफगानी करेंसी वर्सेस डॉलर। आप उस खिते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं। अगर एक दो सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें सुराख हो तो बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चीमा साहब 14-14 घंटे जा रही है कई शहरों में। लाहौर एक कैपिटल है, एक रिचेस्ट सूबे का, और वहां मुझे दोस्त मुझे बताते थे कि 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। क्या आपने मैन्युफैक्चर करना है, फैटफ से निकल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? कभी सोचा है आपने फैटफ से निकलेंगे तो मजीद कर्जे लेने में आसानियां हो जाएंगी, और तो कुछ भी नहीं है। कर्जे लेंगे तो क्या होगा? कर्जों के ऊपर भी कभी कंट्री चले हैं। आईएमएफ पे जब आते हैं तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जब एफआईएस अपना मीटिंग करके आते हैं इनके साथ, तो उनपे फूल निछावर किए जाते हैं, यहाँ पे ढोल बजाए जाते हैं कि आईएमएफ के साथ कर्जे करके डील आए। देखिए जरा माइंडसेट देखिए। मैं इसमें जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह आपने खान साहब के बारे में भी कहा है कि खान साहब ने भी ऐलान जंग कर दिया है दोबारा कि वो निकलेंगे तो वो आग लगाएंगे फिर दोबारा इस्लामाबाद को। तो आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ इन चीजों को नहीं देख रहा? और जो दूसरे मालियाती इदारे जिन पे आपकी रूलिंग एलीट की नजरें हैं वहां से पैसे लेने के लिए, तो क्या ख्याल है वो आंखों में पट्टियां बांध कर बैठे हैं कि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस साइड पे जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है? एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैंने लाहौर में 2-2 सेशन होते देखे असेंबली के। मैंने देखा है वहां पे आप जब उन्होंने बजट पेश करना था, उन्हें उनकी तकरीर को नहीं सुनता। हालांकि मैं पाकिस्तान में बजट जो है उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं कहीं भी बजट पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये एक स्वाय एक गोरख धंधा है। देखिए मेरे ख्याल में अगर बजट दे दिया जाए और अगले महीने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाए, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी जाए, तो सारा बजट खराब हो जाता है। आप इस वक्त, अगर मैंने देखा था कि अमेरिका के अंदर इसको बजट को किस तरह मनूवर किया जाता है, स्टेटें टैक्स लगा देती हैं, अपने टैक्स बढ़ा देती हैं, मोटर व्हीकल अपने टैक्स अलग बढ़ा देता है। इस तरह छोटे छोटे कई हथकंडे रखे जाते हैं जिससे जो मिडिल क्लास है उनका बजट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ये एक गोरख धंधा है बजट जिसको दिया जाता है। लेकिन पंजाब के अंदर उन आपकी असेंबली के बाहर इजलास बुला के वहां पे उन्होंने किया है। तो आज तक आप यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पंजाब एंड इस्लामाबाद, और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मेरे ख्याल में डॉलर जिस तरह आपने फरमाया है कि 210 पे है, को मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में 300 तक जाएगा जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं, और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का मसला गुड गवर्नेंस और करप्शन है।
और उसमें उसके बारे में किसी भी पार्टी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है कि करप्शन किस तरह रोकनी है और एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंपोर्ट किस तरह कम करनी है। सबके पास गिराओ, जलाओ और करप्शन, लूटो, मारो, भाग जाओ। मैंने दो जो जो खुद चीजें देखी हैं कि रूलिंग एलीट की V8 गाड़ियों पे चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, उनके पास इतना पैसा मौजूद है कि उनके माथे पे बल भी नहीं। हाँ, जो लोग 25-25, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी चीखें बुलंद होती नजर आ रही हैं। आज सुबह की मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के बसों के अड्डे जो है खाली पड़े हैं, क्योंकि किराए उन्होंने बढ़ा दिए हैं और लोग सफर करने की इस्तिताअत ही नहीं रखते। और मुझे सबसे बड़ा जो फिक्र है कि आगे कुर्बानी की ईद आने वाली है, लोग क्या करेंगे उस पर। इस दफा ईद जो है मेरे ख्याल में वो बड़ी दर्दनाक होगी कि लोग अपने देहातों में नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, किसी बड़े शहरों में जहां रूलिंग एलीट के बड़े बड़े महल्लात मौजूद हैं, वहां पे उनको कोई असर नहीं है। मैंने उसी तरीके से देखा, पार्टियां हो रही हैं, V8 बढ़ती जा रही हैं, रेंज रोवर बढ़ती जा रही हैं। मार गरीब का बच्चा खाएगा जो सिर्फ तनख्वाह के ऊपर बैठा है। जो रूलिंग एलीट है, करप्शन में इन्वॉल्व है, जिनकी आमदनी डॉलरों और पाउंडों में है, वो उनके सेहत पर कोई असर नहीं है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। और किसी के पास नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान को सेव किस तरह करना है, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग आपकी करंट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग आपकी जो इशराफिया है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। IMF आएगी तो कर्जे और लेंगे, वो बच्चों की ट्यूशन फीसें और लंदन और दुबई चले जाएंगे। फैटफ से निकलेंगे, फिर और पैसा जाएगा बाहर, वो भी लूट मार की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि किसी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है कि इन चीजों को कंट्रोल किस तरह करना है। बिल्कुल। तार साहब, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान FATF के हवाले से जो एक बात चली कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हमारा, ये हमने करवाया, हमारी वजह से हुआ है। नून लीग वाले कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म है तो हमारी वजह से हुआ है। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं वो हिना रब्बानी खान और बिलावल की वजह से हुआ है। और इमरान खान जो है वो हमाद अज़हर को मुबारकें दे रहे हैं। और इस बात पे कभी किसी ने बात नहीं की कि पाकिस्तान FATF में गया क्यों था और ये हाफ़िज़ सईद और बाकी लोगों को सजाएं हुए क्यों नहीं दी गई, और कितने, और हमारी इसमें जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की। हमारी GDP ग्रो कर सकती थी, हम एनुअली बहुत तरक्की कर सकते थे। तो इस पे तो कोई बंदा बात नहीं कर रहा, सिर्फ सारे क्रेडिट लेने के चक्कर में। और एक और साथ पॉइंट ऐड कर दूं तार साहब, एक बड़ी जो है वो अजीब सी सिचुएशन बनने वाली है कि तकरीबन जो पिछली जनवरी से 2021 से 2.5 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं और मजीद लाखों अफगान रिफ्यूजी बॉर्डर पे बैठे हैं। तो तारड़ साहब, ये इसमें ये किस तरफ डायरेक्शन जाएगी? हमारे तो अपने खाने के पास कुछ नहीं है, फूड सिक्योरिटी, हमारा तो तेल आपको पता है मलेशिया से आ रहा है, खाने का खुर्दनी तेल जो है। तो ये हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि अफगानियों को आने दिए जा रहे हैं और खुद हम FATF से भी प्रॉपरली नहीं निकले और क्रेडिट भी सारा ले रहे हैं। क्रेडिट किस तरह में, बात समझाइए, किसका क्रेडिट है? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, एस्टैब्लिशमेंट का, किसका है? आप दरअसल मेरे ख्याल में एक पार्टी भूल गए, उन्होंने भी क्लेम किया क्रेडिट का, वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट। जी, उन्होंने कह दिया कि हमारा हमारा हमारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाकई क्रेडिट बनता भी उनका है। ये जो दूसरा सिस्टम आप जिनकी बातें कर रहे हैं वो तो हाइब्रिड सिस्टम है सारा। वो तो सरों पे हाथ रख के लाए जाते हैं ट्रेन करके। जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान 1 लॉन्च किया जाता है जिस तरीके से, और उसी तरीके से उसको रैप अप कर दिया जाता है। उन बेचारों के बस में क्या बात थी, क्या उन्होंने करना था, क्या नहीं करना था। उन्हीं का क्रेडिट जाता है जिन्होंने अफगान जंग में सारा कुछ मजे लिए और जिस तरीके से दूसरे होते रहे। देखे ना, रिलेट ये सारा कुछ जो FTF में जाने का मूजब तो यही बना था ना, जब आपने सबने मिलके जब अफगान वार में पैसे बनाया, उसके बाद आपका डाउनफॉल उसके बाद हुआ है। आपने इस्लामिक जिहाद जो है वो, आज देखें इमरान खान साहब भी उससे मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सेंटीमेंट है, ज़ियाउल हक साहब ने जो बीज बोए थे इस्लामिक जिहाद के, वो तो आज भी वो तो दरख्त बन चुके हैं। उनकी छाव में आप बैठते हैं और आप अमर बिन मारूफ के नारे लगाते हैं, तो वो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्हीं ने वही इन चीजों के मूजद भी वही है और क्रेडिट भी उन्हीं को जाना चाहिए मेरे ख्याल में। और वो ले रहे हैं। देखिए इसमें नवाज शरीफ और ये बेचारे, ये तो बिल्कुल जो मेरे ख्याल में इनके पास हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन ये सारे उसी इंस्टीट्यूशन से, उसी स्कूल के सारे ये स्टूडेंट जो है, नवाज शरीफ भी हैं, इमरान खान भी हैं, भुट्टो साहब भी हैं, ये सारे उसी एक स्कूल के पढ़े लिखे क्लास फेलो हैं। लेकिन इनका जो टीचर है, क्रेडिट उसी को जाता है क्योंकि मूजद वही है और उन्होंने भी क्लेम किया कि हमारा क्रेडिट है।
लेकिन आज जो मैं सर्कमस्टांसेस देख रहा हूँ, जो मेरे लिए बायसे अफसोस और बायसे फिक्र है, वो ये है कि एक दिन आईएसपीआर मीटिंग अपनी अनाउंसमेंट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और साथ ही शीरी मजारी जो है साथ उसको काउंटर कर दी। आज देखें कि आपके अदारे कितने मफलूज हो चुके हैं और किस तरीके से 5th जनरेशन वार है। खुदा ना करे सर्कमस्टांसेस जिस साइड पे जा रहे हैं, अगर जल्दी इनको कंट्रोल ना किया गया तो थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की थी, आपका क्या ख्याल है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को नहीं देख रही, जिस तरीके से 2 इजलास हुए अगले दिन लाहौर में, और जिस तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उनको आपका क्या ख्याल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मरासले नहीं भेज रही अपने इंस्टीट्यूशंस को? आपके पड़ोस में आपके जो नेबरहुड है वो सारा कुछ नहीं देख रही इन चीजों के? आपके क्या हालात है, आपके मुआशी हालात क्या है, आपके बिजली के हालात क्या है, आपके पेट्रोल के हालात क्या है, आपके डॉलर के हालात क्या है? दुनिया के लिए आप इस वक्त बिल्कुल आप एक मजाक बन चुके हैं। दुनिया देख रही है, क्लोजली वाचिंग। और ना मैं कहता हूँ नाउज़बिल्ला ये ना हो कि कल को, मैंने अगले दिन किसी ने मुझे हमीद गुल साहब की एक वीडियो भेजी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के ऊपर इतने कर्जे चढ़ा दिए जाएंगे कि इनको अपने एटॉमिक असासिस से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डायरेक्शन तो आपकी मुझे लग रहा है वही है। वो अक्सर चीजें जो जनरल हमीद गुल की थी वो सही साबित हुई हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि हम उस एक्सट्रीम तक जाए। लेकिन जो बातें हैं वो नजर आ रही हैं कि आप जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तान को उड़ा रही है, इसको मेरा मकसद वो यहाँ से पैसे ले लेकर भागते जा रहे हैं लंदन, दुबई और कनाडा और हर जगह पे। अगर इनको रोका ना गया, ये ईसीएल लिस्ट से ना बनाई गई, अगर कोई ना कोई फार्मूला इसका इजाद ना किया गया, तो ये फैटफ और आईएमएफ ये वो कहते हैं ना, मानी बेमानी होंगे ये बिल्कुल। और बड़ी जल्दी आप उस साइड पे जा रहे हैं जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है। डॉलर गिरने की वजह सबसे बड़ी ये है कि डॉलर निकल रहा है यहाँ से, लोग पैसे ले लेके भाग रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान जा रहे हैं, जहां भी लेके जा रहे हैं। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को झोड़ रही है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा सॉलिड इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आता जो कि इतनी विल रखता हो, इतने इख्तियारात रखता हो कि उसको रोक सके। अदलिया के बारे में जिस तरीके से वो कहते हैं कि 5 हम ख्याल जज हैं, वो एक साइड पे हैं और वही वो अजीब अजीब किस्म के फैसले वो करते हैं। और एक जज कहता है कि आपने H9 में जाना है, F9 में जाना है, दूसरा कहता है नहीं जी इनको मैसेज ही नहीं गया है। मैं इस तरह के उनके हालात ये हैं। और दूसरा जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्हें अपने गैरिजन में रिटायर्ड जनरलों को बिठा के समझाना पड़ता है। तो ये सर्कमस्टांसेस सो कंफ्यूजिंग। और स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, जिसके बारे में मेरी जिनके साथ हमदर्दियां हैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान लुक सो वीक, इतनी कमजोर नजर आ रही है कि जिसकी हद कोई नहीं है। नए प्राइम मिनिस्टर साहब आते ही सबसे पहले अपने बड़े भाई से मशवरे करने के लिए जब लंदन गए हैं, तो वो शो अपनी वीकनेस कर रहे हैं कि ही इज नॉट द ट्रू प्राइम मिनिस्टर। सो देयर आर 2 प्राइम मिनिस्टर, वन इज सिटिंग इन लंदन एंड वन इज सिटिंग इन इस्लामाबाद। तो ये एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है कि इसका जल्द और जल्द अगर इसका इलाज ना किया गया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जल्द अज जल्द ब्लीडिंग ना रोकी गई, तो ये इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मैं हैरान हूं, मैं अपने 74 साल में पहली दफा देख रहा हूं, बल्कि दूसरी दफा देख रहा हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सो वीक। नोबडी हैज एनी करेज टू स्टेप अप कि पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वाकई इस वक्त यही लग रहा है कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म हैं, एक लंदन में बैठे हैं और एक इस्लामाबाद में बैठे हैं। तार साहब, एक और अहम पॉइंट है और वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी टूर किए हैं और उन्होंने आके कल परसों एक इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वहाँ पे खिताब किया और उन्होंने 2 अल्फाज कहे। उन्होंने कहा जी हम ग्लोबली आइसोलेटेड हैं एंड ग्लोबली डिसएंगेज्ड हैं। ये उन्होंने क्रक्स बताया अपनी यूरोप, अमेरिका, सब जो मिडल ईस्ट के टूर, टर्की, ईरान के टूर करके 2 बातें। दूसरा, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की तार साहब, वो कहते हैं कि हमें इंडिया से एंगेज करना है। अगर हमारे इंडिया से 10 किस्म के मसले हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एंगेज नहीं करना। क्वेश्चन तारड़ साहब ये है कि क्या इंडिया भी हमारे साथ एंगेज करने को तैयार है? क्या हमारे पास कुछ ऑफर करने को इंडिया है कि इंडिया भी हमसे एंगेज करेगा? क्योंकि पाकिस्तान से सारी ऑफर्स जा रही हैं, ना वो जवाब देते हैं, ना वो ट्वीट्स का जवाब देते हैं, ना वो आप जो मैसेजेस करते हैं उसका जवाब देते हैं, ना वो इस तरह की कॉल्स का जवाब देते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने ये जो कहा कि हम डिसएंगेज्ड हैं, आइसोलेटेड हैं एंड देन हमें इंडिया से भी बात करनी चाहिए, आप इसको लार्जली किस पैराए में देखते हैं और आपका इसमें बारे में क्या व्यू है सर? देखिए, मैं इसके बारे में बड़े डिटेल कई दफा इसके बारे में बात की। उसमें सबसे जो बड़ा इशू जो पाकिस्तान को ये है
मैंने आपको कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है डॉलर बेस्ड पॉलिसी, जहां से पैसा मिलेगा वहां आप समझते हैं हमारे रिलेशनशिप है, जहां से पैसा आना बंद हो जाएगा आप समझते हैं वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, जो कि गलत अप्रोच है। लेकिन अभी तक आपका माजी में देखा जाए तो बिल्कुल यही था, अमेरिका से पैसा ना आए तो समझते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है, क्योंकि डॉलर बेस, क्योंकि इस पे मैं सेकंड इसलिए मेरा आर्गुमेंट होगा कि मोइज यूसुफ साहब ने भी फरमाया था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप हमेशा डिपेंड करते हैं पैसों के, जहां से पैसा आएगा वहां रिलेशनशिप होंगे, और जब पैसा आता है कहीं से साथ उसकी टर्म्स आती है, आपने अल्टीमेटली उन टर्म्स को फॉलो करना होता है। आईएमएफ से पैसे लेंगे तो जाहिर है आपका सी पैक तो बंद होना होगा, अगर सी पैक चाइना से पैसे लेंगे तो आप अमेरिका, दूसरी साइड पे आप रशिया का दौरा करने चले जाएंगे, तो डेफिनेटली यू आर आइसोलेटेड, डेफिनेटली। दूसरा, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर, मैं नो ऑफेंस टू हिम, वो हमेशा ये समझते थे कि ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो शायद इस्लामिक उम्मा के एक लीडर बन चुके हैं, ओआईसी के पैरेलल खड़े हो चुके हैं, जो कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो भी उनको मिलने आता था वो समझते थे कि अगर हेड ऑफ स्टेट मुझे नहीं मिल रहा, अगर बाइडन मुझे आके मिले तो मैं तो उसी को मिलूंगा, वो सीआईए चीफ को नहीं मिलते थे। तो ये गलत अप्रोच ही उनकी गलत थी बिल्कुल। और दूसरा, चाइना में उनको बुलाया, ओलंपिक पे गया था तो वो समझ रहे थे कि जाके हमने बाइलैटरल डायलॉग शुरू उनसे करना है, हालांकि बाइलैटरल डायलॉग के लिए नहीं बुलाया गया था, वो तो ओलंपिक के लिए उन्होंने बुलाया था, वो बल्कि बड़ी पुअर उन्होंने आपको प्रोटोकॉल दिया और रिसेप्शन दिया है, और आप खुद ही भाग कर चाइना ने आपको रशिया से मिलवाया और आप भाग कर रशिया चले गए। इस तरह के ब्लंडर मेरा मकसद पिछले दौर में होते रहे हैं। और इंडिया के हवाले से मैं कहूंगा कि आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। आप ये देखें कि अगर आप डायलॉग बंद करके आपको एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, उससे आपको क्या फवायद है। मैं हमेशा ये समझता हूं, डिप्लोमेसी में आप कभी भी विंडो बंद नहीं करते, आप विंडो ओपन रख के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी का वेट ये है कि हालात देखें, मैं समझता हूं कि जब भारत के अंदर, क्योंकि एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लामिक चीजों को यूज किया जाता है इलेक्शन के नजदीक आके, जब इलेक्शन जरा देर में हो जाए, अगर सूरत हाल वहां के हालात बेहतर हो, तो आप विंडो ओपन रखें, आप उनसे डायलॉग शुरू करें। आप कहते हैं कि वो जवाब नहीं देते, जवाब क्योंकि वो इसलिए नहीं देते कि देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर फ्रॉम द बोथ साइड्स। कई दफा उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपने विंडो शट डाउन कर दी, कई दफा आपने कोशिश की तो वो, तो असल में इस तरह नहीं होता डिप्लोमेसी में। यू कीप द डायलॉग ओपन। डायलॉग करने से क्या हर्ज होता है इसमें? इसमें हमारे पाकिस्तान में सियासत में वो बात करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने कश्मीर बेच दिया, और बेचना क्या यार, उन्होंने तो, किसी ने क्या खरीदना है वहां से। और आप डायलॉग करो उनके साथ, बात करो उनके साथ, अपनी चीजें। इस वक्त ट्रेड आपकी जरूरत है, दोनों साइडों से ट्रेड होना चाहिए, बातचीत करें, कश्मीर पे भी बात करें, दूसरी चीजों में भी बात करें, लेकिन जिस तरीके से बंद करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, यू आर ट्रूली आइसोलेटेड। मैं इस दफा गया था पाकिस्तान, तो मैंने मैसेज दो आपके जो बहुत क्लोज फेडरल मिनिस्टर थे, उनके जरिए शहबाज शरीफ साहब को मैसेज किया था, उनको कहा था कि आप ना सिर्फ आप चाइना जाएं, चाइना के बाद आप अमेरिका में भी आए, चाहे आपसे जो बाइडन नहीं मिलते फिर भी आप आए, यहाँ पे सेनेटर से मिले, कांग्रेसमैन से मिले, पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिले, एक सिग्नल भेजें अमेरिकन कैंप को भी कि वी आर इंटरेस्टेड इन डायलॉग, वी आर इंटरेस्टेड इन बायलैटरल रिलेशनशिप। बिसाइड्स के आप पैसे दें या ना दें, चाइना जाए, आप यहाँ भी आए, आप यूरोप का भी दौरा करें। आप देखें, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूरोप को कंप्लीटली इग्नोर किया। उन्होंने यहाँ पे तो आए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, लेकिन यूरोप का उनका डायलॉग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सुबह कोई डिसीजन लेते थे यूनाइटेड नेशंस में टर्की से मिलके, मलेशिया से, कहते हैं टीवी चैनल बनाना, जरा उन्होंने आंखें दिखाई सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने देखे। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको चाहिए कि सीरियस लें चीजों को, डायलॉग करें सारी दुनिया के साथ, जहां से नहीं पैसे आते उनसे भी मिले आप, कोशिश करें बैलेंस करने की। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है, मैं टोटली एग्री करूंगा बिलावल भुट्टो साहब से कि उन्होंने बिल्कुल सही असेस किया। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक कॉर्नर में है, और बिल्कुल पूरी दुनिया को इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि आपसे डायलॉग किस तरह किए जाए, या डायलॉग किए जाए तो किससे किए जाए। आपके देखें ना, इस वक्त ओपिंडी से करें डायलॉग, या आपके ऐसे प्राइम मिनिस्टर से करें जो एक वोट की बदौलत आया और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। जिस तरीके से हर टीवी चैनल रोजाना शोर करता है, अगले 36 घंटे में गवर्नमेंट खत्म, अगले 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म, तो वो लोग डायलॉग आपसे क्या करें, क्या कमिटमेंट्स करें, क्या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन करें, कौन गारंटियां उनकी देगा। ये इन चीजों से निकलना होगा। मेरी ख्वाहिश यही थी कि या तो फिर यहाँ फौरन इलेक्शन कराया जाए, और अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, और जिसमें टेक्नोक्रेट रखे जाए जो एक सबूत दें आपके फेडरेशन का, और एक सॉलिड पॉलिसी बनाकर आए,
टफ रूल्स। देखिए जिस तरीके से आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, आप करप्शन के खिलाफ इस तरह की लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते? आप ईसीएल लिस्टें क्यों नहीं बनाते? आप इस तरह के इकदाम जब तक नहीं करेंगे, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। आपका इस वक्त इशू करप्शन है, आप महंगाई इशू नहीं है। आपका महंगाई तो एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है आफ्टर कोविड। लेकिन आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप महंगाई से बच जाएंगे। करप्शन आपको खा रही है, बिल्कुल इस तरह खा रही है कि आप सोच नहीं सकते। आप अंदर से शेल होते जा रहे हैं और बिल्कुल किसी दिन, अल्लाह ताला ना करे, किसी दिन आपके गुब्बारे से हवा निकल जाए। इस वक्त आप सोच नहीं सकते कि जब आपकी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की लॉटरी है, वो मेरा मतलब दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। करप्शन के रेट जो है बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन एक देखने वाला कोई नहीं है। गवर्नेंस नाम की चीज ही कोई नहीं पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर इतने जो कोलिशन पार्टियां हैं उनके मिनिस्टर हैं, वो अजीब अजीब किस्म की जबानें बोल रहे हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए खुद ये ख्वाहिश होगी कि मुझे पता चले कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की इंटेंशन रखता है या कर सकेगा। मैं सो फार जो 2-3 हफ्ते रह के आया हूँ, आई वाज नॉट प्लीज्ड विद इट। आई वाज नॉट प्लीज्ड विद द सर्कमस्टांसेस। गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, जो कि एक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। इस बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। पाकिस्तान में पिछले कोई 2-3 हफ्तों में एक बहस चली है और वो ये है कि कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने इस्राइल का दौरा किया और अभी आज ही पाकिस्तान के जो साबिक डिप्टी स्पीकर रहे हैं सेनेट के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को जो है वो इस्राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बात तो करनी चाहिए। एट लीस्ट हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए और बहुत सारे जो इस्लामिक ममालिक हैं, अरब स्टेट्स हैं, उन्होंने भी तो रिकॉग्नाइज़ किया है। लेकिन हमें मैं वो कह रहे हैं मैं ये नहीं कहता रिकॉग्नाइज़ करें बट बात तो करें, अपना देखें तो सही आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, डायलॉग डिस्कशन ना होना। तो आप क्या समझते हैं जितना पोलराइज़्ड पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, ये जो चीज़ है और सियासी जमातों के पास इतना पॉलिटिकल मैंडेट भी नहीं है, ये बहस फ्रूटफुल होगी या कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर सकें या बातचीत कर सकें? वो कि हमारा जो मेन राइवल है वो ईस्टर्न हमारा नेबर है, उससे हमने जंगें भी लड़ी हैं, ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उनसे हमने ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हुए और जिनसे हमारा बॉर्डर नहीं मिलता उससे हमने जो है वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो आप इस को कैसे देखते हैं? आप खुद क्योंकि अमेरिका में हैं और अमेरिका के अंदर ज्यूश लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन्स गए थे, बल्कि उनमें से जो एक सहाफ़ी गए थे, उनको गवर्नमेंट ने फारिग भी कर दिया है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? आप इसको कैसे देखते हैं? मेरी इस पे 2 राय है चीमा साहब। एक तो ये है कि इस वक़्त आपके कई मिडल ईस्ट की स्टेटों ने उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया और उनके साथ उन्होंने तिजारत भी शुरू कर रखी। दूसरा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक जो एक कॉन्सेप्ट है, वो असम्पशन है पाकिस्तान के अंदर और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, कि हमारी शायद उनके साथ रिलिजियस वॉर है। उनके साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम है। मैंने सितंबर 11 के बाद इब्राहिमिक रिलिजन्स को बड़े डिटेल से पढ़ा था और दिस इज हाउ द फादर इज द सेम, बट प्रॉफिट्स आर द डिफरेंट। अब उसमें इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहला रिलीजन जो आता है जुदाइज्म आता है, यही यहूदी। दूसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी और थर्ड पे इस्लाम आता है, अगर देखा जाए प्रोफेसीज और इब्राहिमिक रिलीजन को देखा जाए तो। अब उसके साथ ज्यादती जो इस वक्त जो दुनिया के साथ मैं समझता हूँ, जिससे मेरे भी खुद मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो ये है कि अमेरिका की जो है अनकंडीशनल सपोर्ट टू इजराइल। और उसकी सबसे बड़ी वजह आपने बता भी दी है कि अमेरिका जो है उसके अंदर ज्यूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है और अमेरिका के अंदर ज्यूइश की कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है अमेरिका को सुपर पावर बनाने में, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें तो आइंस्टाइन कौन थे? वो ज्यूइश थे। वो सारे जो ज्यूइश जो जर्मनी से साइंटिस्ट लाए गए थे यहाँ अमेरिका के अंदर, उन्होंने अमेरिका की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी। बल्कि चांद पे ले जाना, ये सारे सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च जो है हिटलर दौर में जो वहां से ज्यूइश ने की थी साइंटिस्ट ने, वो सारी उसका बेनिफिशियल इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उसके रिटर्न में अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। मैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में का हिस्सा रहा हूँ। उस वक्त जेरूसलम के जब यूएस एम्बेसी शिफ्ट की गई थी, मैं उसके हक में नहीं था। उसके बारे में मैं समझता था कि वो डायलॉग होना चाहिए था, फलस्तीनियों के साथ अच्छे तरीके से उनको किया जाता। और अब स्टिल जेरूसलम का स्टेटस अभी तक इज पार्ट ऑफ अ कंफ्यूजन। लेकिन अब पाकिस्तान की जो रिकग्निशन की बात है,
एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके साथ हमारा रिलीजियस इशू नहीं है, हमारे उनके साथ टेरिटोरियल इश्यूज हैं, लैंड का इशू है वहां पे फलस्तीनियों का। और जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक सेंटिमेंट्स को पोलिटिसाइज किया जाता है, उसको कैश कराया जाता है, उसी तरीके से ये फलस्तीन का इशू भी एक पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है वहां पे। अब ये आगे डायरेक्शन जो मैं इसकी देख रहा हूं, जो मैं इसको फोरकास्ट कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया इज हैज बिकम वेरी क्लोज टू इजराइल। और मेरे ख्याल में फ्यूचर में उन्होंने प्रेशर डालेंगे अपने एलाइज पे, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, कि इसराइल के साथ अपने टर्म्स ठीक करें। और ये सारे ठीक करने के बाद जो सऊदी अरेबिया है खुद रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट एलाइज ग्रुप, जो कि जिन पे प्रेशर होगा सऊदी तेल का, सऊदी पैसे का, और आपको उनके साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ इन द फ्यूचर। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं है। अगर आपकी दूसरी स्टेटें, आप क्या ख्याल है, यूएई और दूसरी स्टेटें, कतर, वो उनके कोई नाउजुबिल्लाह इस्लाम को खतरा हो गया उनके रिकॉग्नाइज करने से? नहीं, बल्कि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। नोम सिटी जो सऊदी अरेबिया में बन रहा है इज बॉर्डरिंग टू इसराइल, उसमें बल्कि इसराइल भी सुना काफी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनके साथ रिलेशनशिप है। फीलिंग्स फलस्तीनियों के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ ये देखना चाहिए कि फलस्तीनियों को भी उनके साथ डायलॉग करना चाहिए 21st सेंचुरी में। अब ये दौर जंगों का नहीं रहा है, टेबल पर बैठ के बातें होती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब एटॉमिक चीजें यूज की थी, फिर भी टेबल पर लोग बैठते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी लोग टेबल पे बैठ के उन्होंने चीजें सॉर्ट आउट की थी। तो मेरे ख्याल में ये फलस्तीनियों का और इसराइल का अपना मसला है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उनके मुफाद में क्या है। इस वक्त आपने देख लिया होगा कि मिडल ईस्ट और दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो अपने मुफाद बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले, बजाय कि जिस तरह के वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो मेरा मकसद दूसरे इजराब करना चाहिए। मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है। और अगर इसराइल के साथ रिलेशनशिप में अगर पाकिस्तान में कुछ टेक्नोलॉजी आ सकती हो पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो अपने रीजन में आईटी टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, और इस तरह की चीजें अगर कोई दर्दमंद है पाकिस्तान का जो इस चीजों को सोचता हो, तो उसको चाहिए कि इट्स नथिंग रॉन्ग टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए, ना कि जज्बातियात और इन चीज़ों को इरेशनल होकर सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। आपने एक बड़ी लंबी एक गुफ्तगू हुई, जो माजी का बड़ा गैप था वो हमने आज हल किया, उसको फिल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर लास्ट पे चीमा साहब, लास्ट पे मैं आपके देखने वालों को फादर्स डे कहना चाहूंगा। और खास कर ये है कि मेरी नजर में आज सुबह से फादर्स डे मेरे दोस्त मैसेज कर रहे थे। बाप आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है, वाहिद शख्स होता है, जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। तो बाप जो है, मेरे ख्याल में आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके वालिदैन जिंदा है, आज कोशिश करें उनके पास बैठे, उनके साथ टाइम गुजारें। और बल्कि आज ना गुजारें, हर एवरी डे इज अ फादर्स डे, एवरी डे इज अ मदर्स डे। और मेरी तरफ से आपको देखने वालों को सबको प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, चढ़ दे पासे रहो, वसते रहो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।